अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। टॉपिक का नाम ही है अकाउंट्स जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रिपेयर करें। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब जब हमारे रिकॉर्ड अधूरे हों। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी बोलते हैं इसको अकाउंटेंसी का, या सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी भी इसको बोला जाता है। इसका नाम बेशक सिंगल एंट्री सिस्टम है, बट वास्तव में ये कोई सिस्टम होता नहीं है, और ऐसा नहीं कि इसमें सिंगल एंट्री होती है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। वास्तव में सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है ऐसे सिस्टम से जिसमें डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो उसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोल देते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि इस सिस्टम का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया है नहीं रिकॉर्डिंग का। कुछ ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम बोथ एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनका केवल सिंगल एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड होता है, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं। जनरली कैश अकाउंट इसमें प्रिपेयर हो जाते हैं, कैश के रिकॉर्ड रहते हैं, या पर्सनल अकाउंट्स मतलब जो डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं उनके अकाउंट। और इस वजह से इसके लिए जो ज़्यादा सटीक नाम है वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। ये एक अनसाइंटिफिक और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम होता है। एक्चुअली इसको वो लोग अपनाते हैं जो बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं और जिनको किसी लीगल रिक्वायरमेंट के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। वो केवल अपने कन्वीनियंस के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, सो दैट उनके पास मिनिमम रिकॉर्ड जो जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है वो रिकॉर्ड वो रख सकें। जैसे उन्होंने अपने कस्टमर्स को जो उधार दिया है वो उसको रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो पर्सनल अकाउंट बना लेते हैं अपने कस्टमर्स के। जिनसे वो खुद उधार लाते हैं अपने सप्लायर्स के, उनके पर्सनल अकाउंट बना लेते हैं, या वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश का रिकॉर्ड अपने यहाँ रख लेते हैं। के बारे में अक्सर ये रिकॉर्डिंग नहीं ही करते हैं। इसके फीचर्स हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम के कि ये अनसाइंटिफिक मेथड होता है रिकॉर्डिंग का। इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन और पर्सनल अकाउंट्स को ही मेंटेन किया जाता है। ये कंपैरेबल नहीं होता है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है, मतलब हर साल अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज ए सिस्टम विच इज नॉट ए सिस्टम। ये सिस्टम है ही नहीं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इंडिया में एक महाजनी बही खाता सिस्टम अपनाया जाता था पहले, महाजनी बही खाता सिस्टम। ये कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम की तरह है, डबल एंट्री सिस्टम की तरह है। सिंगल एंट्री सिस्टम केवल छोटे बिजनेसमैन यूज करते हैं। इनमें डिपेंडेंस ओरिजिनल वाउचर्स पे रहता है। थोड़े बहुत जो ओरिजिनल वाउचर हैं ये लोग अकाउंटिंग वाउचर्स नहीं बनाते हैं। बैलेंस शीट ये बना नहीं सकते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सारे अकाउंट्स के बैलेंस इनके पास रहते नहीं हैं। रीजन्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस, क्या रीजन होते हैं कि हमारे ये रिकॉर्ड इनकम्प्लीट रहते हैं? उसके रीजन ये रहते हैं कि ज़्यादातर ये रिकॉर्ड्स उन लोगों के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं जिनको अकाउंटिंग की प्रॉपर नॉलेज होती नहीं है। जैसे छोटे मोटे बिजनेसमैन जो होते हैं, जिनकी सिंगल ओनरशिप में अपनी शॉप्स होती हैं, उनको अकाउंटिंग की जानकारी भी नहीं होती है। उनके पास जितना अनुभव होता है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ अकाउंट्स तैयार कर पाते हैं, तो इसलिए इनकम्प्लीट रहते हैं उनके रिकॉर्ड। वो केवल कुछ ही बुक्स मेंटेन करते हैं जो उनके काम की होती हैं, इसलिए भी इनकम्प्लीट रहते हैं ये रिकॉर्ड। इसके अलावा वो केवल इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हैं जिनकी नीड उनको होती है। जैसे वो किसी से उधार खरीद के लाए या किसी को उधार उन्होंने बेचा, तो ये जानकारी उनके नीड की रहती है, इनको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस हैं। हालांकि इस सिस्टम की अपनी कुछ खूबियां भी हैं कि ये आसान होता है, जल्दी रिकॉर्डिंग हो जाती है, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, कम खर्चीला होता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है कि इसमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता है, तो इसलिए इसके रिकॉर्ड साइंटिफिक नहीं रहते हैं। इससे हम करेक्ट एसरटेनमेंट नहीं कर सकते हैं, ना ही इवैल्यूएशन किया जा सकता है अकाउंट्स का प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अधूरी जानकारी है। डिफ़िकल्टी होती है इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने में। अगर मान लो हमारी संस्था ने अपनी किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया था, तो जब हम क्लेम फाइल करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहेंगी कि आप अपने अकाउंट्स दिखाइए हमको प्रॉपर। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई प्रॉपर अकाउंट होते नहीं है,
और अगर होते भी हैं तो उनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं होती है। दूसरा, डिफ़िकल्ट टू कन्विंस द इनकम टैक्स अथॉरिटी। जब कभी इनकम टैक्स वाले हमारी इनकम के बारे में सबूत मांगते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनको कन्विंस करना अपने आधे अधूरे अकाउंट्स के वजह से। तो ये भी एक इसकी प्रॉब्लम है। प्रॉफिट या लॉस का एसरटेनमेंट करना। अब चाहे किसी का बिजनेस स्मॉल लेवल का हो या बिग लेवल का हो, प्रॉफिट या लॉस के बारे में सभी जानकारी लेना चाहते हैं कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं या कितना हमको लॉस हो रहा है। तो अगर कोई पर्सन सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखता है तो वो भी चाहेगा कि हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चले। तो अकाउंटेंट्स ने इसके भी कुछ तरीके सुझाए हैं कि अगर आपके रिकॉर्ड इनकम्प्लीट हैं तो कैसे आप अपने प्रॉफिट या लॉस का पता लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड दो मेथड्स हैं। एक मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, इसको कहा जाता है, या नेटवर्थ मेथड। दूसरा मेथड है कन्वर्जन मेथड। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है, ये मेथड ऐसा है, इसको नेटवर्थ भी कहते हैं, कि साल के शुरू में कितनी कैपिटल थी आपकी वो जान लीजिए और साल के लास्ट में जो कैपिटल है वो जान लीजिए। साल के शुरू की और लास्ट की कैपिटल अगर आपको पता चल जाती है तो इनमें डिफरेंस देख लीजिए कितना है, और इनके जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। कन्वर्जन मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कुछ अकाउंट्स बना करके कुछ मिसिंग फिगर्स को ढूंढते हैं और फिर उसके बाद अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को हम कंप्लीट रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ये मेथड किस तरीके से काम करते हैं, इनकी वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड या नेटवर्थ मेथड। इस मेथड में प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम तैयार करते हैं एक स्टेटमेंट जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और उसी के साथ साथ तैयार करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी बिगिनिंग के लिए और पीरियड के एंड के लिए, जिससे हमें बिगिनिंग की और एंड की कैपिटल पता चल जाए। कैसे बनाते हैं ये मैं बता देता हूं। जैसे साल के शुरू में हम देखते हैं कि कुछ साल के स्टार्टिंग की कुछ जानकारी हम बिजनेसमैन से पता करेंगे जिसके अकाउंट्स हम बनाना चाहते हैं। हम उनसे कहेंगे कि साल के शुरू में आप ये बता दीजिए कैश कितना था आपके पास कोई और एसेट थी तो वो बता दीजिए, आपकी अगर कुछ लायबिलिटीज थी तो उनको बता दीजिए। जब हमें वो कुछ जानकारी दे देते हैं तो बाकियों का हम एस्टिमेट कर लेते हैं और हम एक तरफ लिखते हैं एसेट्स और दूसरी तरफ लिखते हैं लायबिलिटी। एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, वही टोटल लायबिलिटीज में लिख देते हैं और टोटल ऑफ एसेट में से लायबिलिटीज को घटाते हैं तो कैपिटल निकल आती है। ये बैलेंस शीट जैसा ही तरीका होता है, यानी कि टोटल ऑफ एसेट में से हम लायबिलिटीज घटाएंगे तो कैपिटल आ जाएगी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी होती है यही। तो ये एक तरीका है, और जब हम ये बैलेंस शीट जैसा फॉर्मेट बनाते हैं तो इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इससे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग की कैपिटल्स पता लग जाती हैं। ये जो स्टेटमेंट बनाया जाता है इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। ये शो करता है एसेट एक तरफ और लायबिलिटीज दूसरी तरफ, ठीक उसी तरीके से जैसे एक बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी रहती हैं। डिफरेंस जो आता है दोनों साइड्स में वो कैपिटल होता है। हालांकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट जैसा ही होता है एकदम, लेकिन फिर भी इसको बैलेंस शीट नहीं बुलाया जाता। इसका कारण होता है कि इसमें जो डेटा होता है वो पूरी तरह से लेजर बैलेंसेस पे बेस्ड नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारे प्रॉपर कंप्लीट अकाउंट होते नहीं हैं। तो इसलिए जो डेटा रहता है वो एस्टिमेटेड रहता है, वो एक्यूरेट नहीं रहता। इस कारण से इसमें हम बैलेंस शीट नहीं बोलते इसको। अमाउंट कुछ आइटम्स की जैसे फिक्स्ड एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस, ये एसर्टेन किए जाते हैं कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट से, और कुछ चीज़ों की फिजिकल काउंटिंग होती है कि टोटल एसेट कितनी है, टोटल स्टॉक कितना है। इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट होता है बिल्कुल जस्ट लाइक बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड एसेट साइड।
जो चीज़ें हमें मिल पाती हैं उनको हम एसेट साइड में लिख लेते हैं फिजिकल काउंटिंग करके कि कैश कितना है, कैश पता चल जाता है। स्टॉक काउंट कर लेते हैं, कोई फिक्स्ड एसेट है तो वो दिख जाती है, कुछ लायबिलिटीज़ हैं तो उनका पूछ लेते हैं, और इस तरह एक बैलेंसिंग फिगर आ जाती है हमारे पास, उसको बोलते हैं कैपिटल। जब साल के शुरू के आइटम्स लेते हैं हम, साल के शुरू की एसेट, साल के शुरू के लायबिलिटी, तो साल के शुरू की कैपिटल आती है हमारे पास। यही चीज़ जब साल के लास्ट के लिए बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो साल के लास्ट के कैश, साल के लास्ट की एसेट, साल के लास्ट की लायबिलिटी, तो साल के लास्ट की कैपिटल आ जाती है। इस तरीके से हम अमाउंट ऑफ कैपिटल जान चुके होते हैं, बिगिनिंग की भी और एंड की भी। इसको जानने के बाद अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इससे हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाता है। डिफरेंस जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का होता है वो प्रॉफिट या लॉस बताता है। अगर क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है ओपनिंग कैपिटल से तो डिफरेंस को प्रॉफिट माना जाता है। आप इसको यूं समझिए कि मान लो हमने इस तरह बैलेंस शीट बना ली और हमको जानकारी मिली कि साल के स्टार्टिंग में हमारी जो कैपिटल थी वो 1 लाख थी, और जब हमने क्लोजिंग की बैलेंस शीट बनाई तो हमें क्लोजिंग की जानकारी मिली कि क्लोजिंग में हमारी जो कैपिटल थी वो 1,50,000 है। तो साल के शुरू में जो हमारी कैपिटल 1 लाख थी वो अपने आप बिजनेस करते करते बढ़ करके 1.5 लाख हो गई। इट मीन्स ये जो 50,000 है ये हमें प्रॉफिट हुए हैं, ये हमारी अर्निंग है, प्रॉफिट है। तो जो क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा होती है तो वो प्रॉफिट होता है। अगर ये सिचुएशन इसके विपरीत हो, अगर क्लोजिंग कैपिटल कम हो ओपनिंग कैपिटल से, तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया है, हमारी कैपिटल लॉस्ट हो गई है। अगर कोई विड्रॉल किए हैं बिजनेसमैन ने साल के दौरान और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो फिर क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि स्टेटमेंट में देखें आप, क्लोजिंग कैपिटल, मान लीजिए हमारी क्लोजिंग कैपिटल 1.5 लाख आई निकल करके, फिर हमें कुछ जानकारी पता चली कि ड्राइंग किया गया था ओनर के द्वारा 20,000 का, तो हम कहेंगे कि अगर 20,000 ड्रॉ नहीं किए होते तो ये 20,000 ज़्यादा होती हमारी कैपिटल, तो एडजस्टमेंट के लिए ये ऐड कर देंगे ड्राइंग। अगर कोई साल के दौरान एडिशनल कैपिटल लगाई हो मालिक ने तो वो माइनस कर दी जाएगी, और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से फिर ओपनिंग कैपिटल घटा देंगे और हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक देखिए कॉमन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मान लो साल के लास्ट में हमारी बैलेंस शीट में दिख रही है कि हमारी जो कैपिटल है क्लोजिंग में वो 1,50,000 है और ओपनिंग में 1 लाख है। हमें एक जानकारी देता है कोई कि ओनर ने 20,000 तो साल के दौरान विड्रॉ कर लिए थे, तो हम कहेंगे कि ओनर ने ये 20,000 विड्रॉ कर लिए, अगर ये विड्रॉ नहीं करता तो साल के लास्ट में कैपिटल रहती हमारी 170, जबकि साल के शुरू में 1 लाख थी। तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट 70,000 अर्न किया। तो सही जानकारी निकालने के लिए, सही प्रॉफिट जानने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जो ड्राइंग है उनको ऐड कर लेते हैं, इसी तरह एडिशनल कैपिटल अगर लगाई है तो उसको लेस कर देते हैं। यह है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। नेक्स्ट मेथड है कन्वर्जन मेथड। इस मेथड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट भी बनाया जाता है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको ज़रूरत होती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की, एक्सपेंसेस के बारे में, इनकम्स के बारे में, एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज़ के बारे में। अगर हमारे पास, क्योंकि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ये तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के केस में कुछ आइटम्स की डिटेल तो रहती है हमारे पास। जैसे हमें पता होता है क्रेडिटर कितने हैं हमारे, हमें कैश परचेजेज की जानकारी रहती है, हमारे डेटर कितने हैं ये भी जानकारी मिल जाती है, कैश सेल की जानकारी मिल जाएगी, बाकी कुछ कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट की जानकारी रहती है। इसके अलावा बहुत सारे आइटम ऐसे रहते हैं जिनकी जानकारी हमको रहती नहीं है। तो कहने का मतलब है कुछ आइटम हमारे मिसिंग रहते हैं। ऐसे मिसिंग आइटम्स को जानने के लिए हमको कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ही। मोस्ट कॉमन जो मिसिंग आइटम्स रहते हैं उनमें ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, क्रेडिट परचेज का पूरा डिटेल कितना है, क्रेडिट सेल का कितना है, बिल्स पेबल कितने एक्सेप्ट हुए, बीआर कितने रिसीव हुए,
पेमेंट कितने क्रेडिटर को गई, पेमेंट डेटर से कितनी मिली, और इसके अलावा अन्य कोई कैश या बैंक रिलेटेड आइटम। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं, कोई मतलब सेट नहीं है कि कौन सी चीज़ें मिसिंग होंगी कौन सी होंगी। कहने का मतलब कुल ये है कि कुछ जानकारी होती हैं और कुछ मिसिंग होती हैं। अब पूरी जानकारी जो मिसिंग आइटम है उनको ढूंढने के लिए हमको कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जैसे टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, टोटल बिल्स पेबल अकाउंट, टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या कैश समरी। इन सब को बनाने के बाद हमें मिसिंग आइटम्स मिल जाते हैं, और जब सारे आइटम मिल जाते हैं तो अब उसके बाद हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है। और इसके बाद एक बार जब हम ये बना लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर से हम प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसीलिए इसको कन्वर्जन मेथड कहते हैं, क्योंकि जब सिंगल एंट्री से को एक बार हम डबल एंट्री में कन्वर्ट करके ले आते हैं तो आगे से अब हम डबल एंट्री में अपने रिकॉर्ड रख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत आती नहीं है। फर्स्ट टाइम इनको ढूंढने में दिक्कत आती है। अब ये अकाउंट बनते कैसे हैं, तो एक का मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, बाकियों का आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास कुछ जानकारी तो थी, मेरे पास जानकारी थी कि कैश परचेज मैंने की 50,000 की। ये जानकारी मिल गई क्योंकि मैं कैश बुक बनाता था, तो कैश बुक में जब जब कैश आया वो मेरा लिखा हुआ था, प्रॉपर रिकॉर्ड थे। तो कैश परचेज की जानकारी है मेरे पास कि 50,000 है। मेरे को ये भी पता है कि मेरे डेटर्स ओपनिंग में 10,000 थे, मतलब ये लिखा हुआ है क्योंकि डेटर्स का मैं रिकॉर्ड रखता हूं, तो साल के शुरू में मेरे डेटर केवल 10,000 थे। मेरे को ये भी जानकारी है कि साल के लास्ट में मेरे जो डेटर थे क्लोजिंग के, ये ओपनिंग के हैं, ये क्लोजिंग के हैं। मेरे को ये भी जानकारी है कि क्लोजिंग में मेरे डेटर टोटल 80,000 के हैं। इसके अलावा मेरे को ये जानकारी है कि मेरी जो कैश सेल है वो 20,000 है। इसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई मैं अपना प्रॉफिट मेरा कैसे निकल सकता है। तो एक अकाउंटेंट हमें सलाह दे सकता है कि देखिए कैश परचेज आपके पास है 50,000, मान लीजिए क्रेडिट हम उधार लाते ही नहीं, सामान सारा कैश लाते हैं, तो यहां तक तो ठीक है। अब हम कहेंगे कि भाई आपके तो डेटर दिख रहे हैं ओपनिंग में और क्लोजिंग में, तो इसका मतलब जब डेटर दिख रहे हैं तो आप उधार तो बेचते होंगे। तो हमने कहा हाँ उधार तो बेचते हैं, लेकिन ये पता नहीं उधार इस साल बेचा कितने का। मुझे खाली ये पता है कि साल के शुरू में इतने उधार थे मेरे टोटल डेटर, साल के लास्ट में इतना उधार है मेरा डेटर्स पे, पर मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि कुल उधार सामान मैंने इस साल के दौरान बेचा कितने का था। तो अकाउंटेंट कहेगा कोई बात नहीं, ये हम आइडिया लगा लेंगे। तो अकाउंटेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आपके ओपनिंग में देखिए डेटर थे 10,000 के और क्लोजिंग में आपके डेटर हैं 80,000 के। अब वो पूछेगा क्या आपको ये पता है कि आपके डेटर्स ने क्या साल के दौरान कुछ पेमेंट करी है। तो मेरे को याद आ गया, हाँ कुछ डेटर्स ने मेरे को साल के दौरान पैसा दिया था और वो कैश कलेक्ट होके आया था 20,000। तो मैंने बताया कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 20,000। तो वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, साल के शुरू में आपके डेटर थे 10,000 के, 20,000 का कलेक्शन अगर आपको आया तो इसका मतलब 20,000 का कलेक्शन आने से आपके डेटर कम होने चाहिए थे, तो क्रेडिट में आ जाएगा। साल के लास्ट में 80 बच रहे हैं, तो अब इसका मतलब ये कि जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपके नए डेटर बने होंगे साल के दौरान, क्योंकि साल के शुरू में 10,000 डेटर थे, साल के लास्ट में 80,000 डेटर हैं, 20,000 ने पैसा दे दिया है, तो इसका मतलब 1 लाख डेटर होने चाहिए थे। 80,000 अभी भी हैं, 20,000 ने पैसा दे दिया साल के दौरान, तो 1 लाख डेटर का हिसाब बना टोटल। तो 1 लाख डेटर जो टोटल हिसाब बन रहा है, इसका मतलब साल के शुरू में 10 थे, मतलब साल के दौरान 90,000 नए डेटर बनाए होंगे हमने। तो ये क्रेडिट सेल की जानकारी आ जाएगी। ठीक ऐसे ही जब हम टोटल ये जो अकाउंट बनाया इसको बोलते हैं टोटल डेटर अकाउंट। ऐसे ही टोटल डेटर अकाउंट बनता है, टोटल क्रेडिटर अकाउंट बन सकता है। तो डिफरेंट जानकारी, ये खाली एक अकाउंट बनाया, ऐसे ही हम हर जानकारी के लिए अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं। जो हमारे पास अवेलेबल जानकारी है उनको लेकर के बेस बना करके, अगर हमारे पास डेटर्स की जानकारी है ओपनिंग क्लोजिंग की, तो टोटल डेटर अकाउंट बन सकता है। हमारे पास क्रेडिटर्स की जानकारी है तो क्रेडिटर्स अकाउंट बन सकता है। हमारे पास बीपी की जानकारी है ओपनिंग क्लोजिंग, तो बीपी अकाउंट बन सकता है।
बीआर की जानकारी है तो बीआर अकाउंट बन सकता है, और उनमें से कोई ना कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकल आती है, तो वो जानकारी निकलने के बाद अब हमारे पूरे अकाउंट बन सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम का। इस सिस्टम से हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स में आ सकते हैं और नेक्स्ट ईयर से हम प्रॉपर अकाउंट्स अपने डबल एंट्री सिस्टम पे भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्ट हो गया है, जो सिंगल एंट्री था वो हमारा अब डबल एंट्री में।